कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक वफात ने नौज़ायदा दिल्ली सल्तनत को एक ऐसे बहरान में डाल दिया था जहां उसका वजूद मिट भी सकता था। ऐबक का बेटा आराम शाह सल्तनत के बोझ को संभालने के काबिल नहीं था। ऐसे कठिन वक्त में तारीख के स्टेज पर एक ऐसी शख्सियत नमूदार हुई जिसने अपनी जहानत, सब्र और शुजात से बिखरती हुई सल्तनत को न सिर्फ इकट्ठा किया बल्कि उसे एक ऐसी ताकत बना दिया जिससे टकराना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो गया। ये शख्सियत थी शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की जिंदगी की कहानी भी किसी करिश्मे से कम नहीं। वो वस्ती एशिया के एक मुअज़्ज़ज़ तुर्क खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन हसद की बुनियाद पर उसके भाइयों ने उसे एक गुलाम के तौर पर बेच दिया। वो एक हाथ से दूसरे हाथ बिकता हुआ आखिरकार बुखारा और फिर गजनी पहुंचा, जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी सलाहियतों को पहचान कर उसे खरीद लिया। इल्तुतमिश ने अपनी काबिलियत के बलबूते पर गुलामी की जंजीरें तोड़ी और अमीरी शिकार से होता हुआ बदायूं का गवर्नर और फिर दिल्ली का सुल्तान बना। जब इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में तख्त संभालना चाहा तो उसे चारों तरफ से खतरात ने घेर रखा था। नासिरुद्दीन कबाचा सिंध में अपनी आज़ाद हुकूमत कायम कर चुका था। ताजुद्दीन यल्दौज गजनी से दिल्ली पर नजरें जमाए बैठा था और बंगाल के गवर्नरों ने बगावत कर दी थी। लेकिन इन सबसे बड़ा और होलनाक खतरा अभी सरहदों के इस पार था। ये खतरा था चंगेज खान और उसके मंगोलों का लश्कर। मंगोल, जो कि वस्ती एशिया के सहराओं से एक कहर बनकर निकले थे, उन्होंने बुखारा, समरकंद और बगदाद जैसे अजीम इल्मी मराकिज को राख के ढेर में बदल दिया था। उनकी सफाकी की कहानियां सुनकर लोगों के जिगर पाश पाश हो जाते थे। जब चंगेज खान ने ख्वारिज्म शाही सल्तनत को तबाह किया तो वहां का शहजादा जलालुद्दीन मंगबरनी अपनी जान बचाकर दरियाए सिंध की तरफ भागा। चंगेज खान इसका पीछा करते हुए हिंदुस्तान की सरहद तक पहुंच गया। ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाजुक लम्हा था। अगर इल्तुतमिश शहजादा जलालुद्दीन को पनाह देता तो चंगेज खान को हिंदुस्तान पर हमला करने का बहाना मिल जाता और शायद आज हिंदुस्तान की तारीख और जुग्राफिया कुछ और होता। शहजादा जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से मदद मांगी, लेकिन इल्तुतमिश एक दौर अंदेश हुक्मरान था। वो जानता था कि उसकी सल्तनत अभी इतनी मजबूत नहीं कि मंगोलों के आलमी सैलाब का मुकाबला कर सके। इसने निहायत अदब और सिफारती महारत से जवाब दिया कि हिंदुस्तान की आबो हुआ आपके मुवाफिक नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ क़याम का मशवरा नहीं दे सकते। जलालुद्दीन मायूस होकर वापस चला गया और चंगेज खान, जिसका वाहिद मकसद ख्वारिज्म शाही शहजादे का खात्मा था, हिंदुस्तान की सरहदों से वापस मुड़ गया। इल्तुतमिश की उस एक सियासी चाल ने पूरे हिंदुस्तान को इस तबाही से बचा लिया जिसका सामना ईरान और इराक कर चुके थे। ये इल्तुतमिश का वो एहसान था जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। मंगोलों के खतरे से निमटने के बाद इल्तुतमिश ने अपनी दाखिली सल्तनत को मजबूत करने पर तवज्जो दी। उसने अपनी वफादार गुलामों की एक अंजुमन बनाई जिसे चालीसा या तुर्काने चहलगानी कहा जाता था। ये 40 उमराए सल्तनत के सुतून थे जिन्होंने इंतजामिया को संभालने में सुल्तान की मदद की। इल्तुतमिश ने ही पहली बार हिंदुस्तान में अरबी तर्ज के सके राइज किए जिन पर टका और जीतल लिखा होता था। ये इस बात का ऐलान था कि दिल्ली अब एक मुकम्मल और आज़ाद इस्लामी रियासत है। फन तामीर के मैदान में भी इल्तुतमिश ने इनमट नकूश छोड़े। उसने कुतुब मीनार की तामीर को मुकम्मल करवाया, जो कि उस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में से एक थी। इसके अलावा उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा और दिल्ली में शमसी तालाब जैसे अजीम मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचाए। लेकिन इल्तुतमिश की सबसे बड़ी कामयाबी उसका वो फैसला था जिसने इस दौर के कदामत पसंद मुआशरे को हिलाकर रख दिया। उसके कई बेटे थे, लेकिन वो उनमें से किसी को भी तख्त का अहल नहीं समझता था। उसने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना की सलाहियतों को देखा, उसे तालीम और तरबियत दी और जंगी फ़नून सिखाए। इल्तुतमिश ने अपने जीते जी ये वसीयत की कि मेरे बाद मेरी बेटी रजिया दिल्ली की हुक्मरान बनेगी। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, ये एक हैरत अंगेज फैसला था। एक ऐसी सल्तनत जहां बड़े बड़े तुर्क जर्नैल मौजूद हों, वहां एक खातून का हुक्मरान बनना किसी मोजज़े से कम न था। लेकिन रजिया सुल्ताना कौन थी? उसने किस तरह चालीसा के ताकतवर उमरा का मुकाबला किया और वो क्या वजूहात थीं जिनकी बिना पर उस अजीम शहजादी का अंजामुल मनातान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की वफात के बाद दिल्ली का तख्त एक ऐसे इम्तिहान से गुजरने वाला था जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती थी। इल्तुतमिश ने अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटी रजिया को जानिशीन नामजद किया था, लेकिन उस दौर के ताकतवर तरके उमरा, जिन्हें चहलगानी कहा जाता था, एक औरत की हुक्मरानी कबूल करने के लिए तैयार न थे। उन्होंने इल्तुतमिश की वसीयत को बालाए ताक रखते हुए
उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को तख्त पर बिठा दिया, जो एक अय्याश और नाअहल हुक्मरान साबित हुआ। रुकनुद्दीन की नाअहली और उसकी वालदा शाह तुर्कान के मजालिम ने जब दिल्ली में कहराम मचा दिया तो रजिया ने एक तारीखी कदम उठाया। वो सुर्ख लिबास पहनकर, जो इस वक्त इंसाफ तलब करने की निशानी था, जामे मस्जिद दिल्ली के सामने अवाम के बीच पहुंच गई। उसने दिल्ली के लोगों को अपने बाप की वसीयत याद दिलाई और उनसे इंसाफ मांगा। दिल्ली की अवाम ने रजिया का साथ दिया, रुकनुद्दीन को माजूल कर दिया गया और यूं 1236 ईस्वी में रजिया सुल्ताना दिल्ली के तख्त पर जलवा अफरोज हुई। रजिया कोई आम शहजादी नहीं थी। उसने तख्त संभालते ही ये साबित कर दिया कि वो अपने भाइयों से कहीं ज्यादा मुदब्बिर और बहादुर है। उसने सुल्ताना कहलवाने के बजाय सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया, क्योंकि उसका मानना था कि हुक्मरानी का कोई सिन्फ़े नाजुक से ताल्लुक नहीं होता। उसने जनाना लिबास तर्क कर दिया, कोबा और कुलाह, टोपी और चुगा पहनकर दरबार में बैठने लगी और हाथी पर सवार होकर मैदान जंग में फौज की क़ियादत करने लगी। रजिया का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उसने बहुत जल्द पूरी सल्तनत में अमन व अमान कायम कर दिया। उसने सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए और इल्म की तरवीज के लिए मदारिस कायम किए। वो रातों को भेस बदलकर रियाया के हालात मालूम करने निकलती थी। मौर्रिखीन लिखते हैं कि उसके दौर में दिल्ली की रौनकें दोबारा बहाल हो गई थी, लेकिन उसकी कामयाबी ही उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ाने का सबब बन गई। तर्क उमरा, जो खुद को सल्तनत का मालिक समझते थे, एक ऐसी खातून के सामने सर झुकाना अपनी तौहीन समझते थे, जो खुद फैसले करती थी और उनके इशारों पर नाचने के लिए तैयार न थी। रजिया ने उन उमरा की ताकत को कम करने के लिए गैर तुर्क अफराद को अहम ओहदों पर फाइज करना शुरू किया, जिनमें हबशी निजात जमालुद्दीन याकूत का नाम सिर्रे फहरिस्त है। याकूत की तरक्की ने तर्क उमरा में हसद की आग भड़का दी और उन्होंने रजिया के खिलाफ साजिशों का जाल बनना शुरू कर दिया। साजिश की पहली चंगारी तब उठी जब भटंडा के गवर्नर मलकुतूनिया ने बगावत कर दी। रजिया इस बगावत को कुचलने के लिए खुद मैदान में निकली, लेकिन जंग के दौरान याकूत मारा गया और रजिया को कैद कर लिया गया। दिल्ली के तख्त पर उसके भाई बहराम शाह को बिठा दिया गया, लेकिन रजिया शिकस्त तस्लीम करने वाली औरत नहीं थी। उसने कैद खाने में रहते हुए अपने दुश्मन अत्तूनिया को ही अपना गर्विदा बना लिया और उससे शादी कर ली। अब रजिया और अत्तूनिया एक साथ मिलकर दिल्ली का तख्त वापस लेने के लिए निकले। ताहम तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अक्टूबर 1240 में कैथल के मकाम पर रजिया और अत्तूनिया की फौज को शिकस्त हुई और मफरूरी की हालत में कुछ हिंदू डाकुओं ने, जिन्हें रजिया की शनाख्त का इल्म नहीं था, उस अजीम मलका को शहीद कर दिया। रजिया का दौरे हुकूमत महज 3.5 साल रहा, लेकिन उसने तारीख पर वो नकूश छोड़े कि आज भी जब हिंदुस्तान की बहादुर खवातीन का जिक्र होता है तो रजिया सुल्ताना का नाम सबसे पहले आता है। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, रजिया के बाद दिल्ली सल्तनत एक बार फिर साजिशों का गढ़ बन गई। अगले चंद सालों में कई कठपुतली बादशाह आए और गए, यहाँ तक कि दिल्ली का इक़्तिदार एक ऐसी शख्सियत के हाथ में आया जो मसलहत और सख्ती का पैकर था। ये शख्सियत थी ग़ियासुद्दीन बलबन। बलबन कौन था? वो किस तरह चालीसा के गिरोह का हिस्सा होने के बावजूद इस गिरोह का खात्मा करने वाला बना, और उसने किस तरह सजदा और पाबूस जैसी सख्त रिवायात मुतारिफ करवाकर दिल्ली सल्तनत की हैबत दोबारा कायम की। रजिया सुल्ताना की शहादत के बाद दिल्ली सल्तनत तकरीबन 20 साल तक कमज़ोर हुक्मरानों और साजिशी उमरा के हाथों में खिलौना बनी रही। इस अफरा तफरी के दौर को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी जो लोहे के आसाब का मालिक हो, और वो शख्सियत ग़ियासुद्दीन बलबन की थी। बलबन भी अल्तमश का एक ग़ुलाम था जो अपनी गैर मामूली सलाहियतों की बिना पर चालीसा, तुर्काने चहलगानी का रुकन बना और फिर नासरुद्दीन महमूद के दौर में वज़ीर आज़म नायबे मुमलकत बनकर असल ताकत अपने हाथ में ले ली। 1266 ईस्वी में वो खुद तख्ते दहली पर मुतमक्किन हुआ। बलबन का नज़रिया था कि बादशाह का रोब व दबदबा इतना होना चाहिए कि रियाया और बागी दोनों उसके नाम से कांपें। उसने तख्त संभालते ही सबसे पहला वार अपनी ही बिरादरी यानी चालीसा के उमरा पर किया। वो जानता था कि जब तक ये 40 ताकतवर तुर्के उमरा मौजूद हैं, बादशाह कभी आज़ादाना फैसले नहीं कर सकेगा। उसने एक एक करके उन सब का खात्मा किया और सल्तनत की तमाम ताकत अपनी ज़ात में मरकूज कर ली। उसने दरबार में हंसी मजाक पर पाबंदी लगा दी और सजदा और पाबूस, बादशाह के कदम चूमना जैसी ईरानी रिवायात मुतारिफ करवाएं, ताकि बादशाह की अजमत का सिक्का बैठ जाए। बलबन की सबसे बड़ी कामयाबी दाखिली अमन का क़याम था।
दिल्ली के गिरदो नवाह में मेवाती डाकुओं ने औधम मचा रखा था, जो दिन दहाड़े लोगों को लूटते थे और शहर के दरवाजों तक आ जाते थे। बलबन ने उनके खिलाफ एक खूनी मुहिम चलाई, जंगल कटवा दिए और हजारों बागियों को इबरतनाक सजाएं देकर पूरे इलाके में अमन कायम कर दिया। जहां दाखिली तौर पर बलबन एक आहनी दीवार था, वहीं खारजी तौर पर उसका सामना एक बार फिर मंगोलों के खूनी तूफान से था। मंगोलों ने पंजाब के इलाकों पर हमले तेज कर दिए थे। बलबन ने अपनी बेहतरीन फौज शुमाल मगरबी सरहदों पर तायुनात की और किलों की एक जंजीर तामीर करवाई। उसने अपने सबसे प्यारे और काबिल बेटे शहजादा मोहम्मद को मंगोलों के खिलाफ सरहदों का मुहाफिज मुकर्रर किया। 1285 ईस्वी में मंगोलों के साथ एक शदीद जंग में शहजादा मोहम्मद शहीद हो गया। ये बलबन की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। मौर्रिखीन लिखते हैं कि बलबन दिन भर दरबार में पत्थर की तरह खामोश बैठा रहता ताकि उसकी कमजोरी दुश्मनों पर जाहिर न हो, लेकिन रात की तन्हाई में वो अपने बेटे की याद में बच्चों की तरह धाड़े मार मार कर रोता था। इस सदमे ने इसी साला बूढ़े सुल्तान को तोड़कर रख दिया और 1287 ईस्वी में वो उसी गम की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गया। अफजल दास्तान टेलीविजन के दोस्तों, बलबन की वफात के साथ ही खानदाने गुलामा का सूरज गुरूब होने लगा। बलबन ने सल्तनत को मजबूत तो किया था, लेकिन उसकी हद से ज्यादा सख्ती ने उमरा में एक खला पैदा कर दिया था। बलबन के बाद उसका पोता केकबाद तख्त पर बैठा, लेकिन वो महज एक कठपुतली साबित हुआ। ऐसे में अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक तजर्बाकार जरनैल जलालुद्दीन खलजी ने हालात का फायदा उठाया और दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। यहां से दास्ताने हिंद एक नए मोड़ पर मुड़ती है, जिसे खलजी इनकलाब कहा जाता है। ये वो दौर था जिसमें अलाउद्दीन खलजी जैसा अजीम फातिह सामने आने वाला था, जिसने पहली बार जनूबी हिंद को फतह करके दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। वो अलाउद्दीन खलजी जिसने मंगोलों को ऐसी शिकस्तें दी कि उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ देखना छोड़ दिया।